लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यूरोपियंस भारत में आए थे, और यूरोपियंस के अंदर सीक्वेंस देखा था, पोर्चुगीज, डच, डैनिश और इंग्लिश हम लोगों ने किया था। ठीक है, इंग्लिश तक देखा था कि जो इंग्लिश हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, वो यहाँ पे आए थे। और उसी के लास्ट में एक आए थे जो आपको पढ़ने हैं, वो है भाई फ्रेंच। एडवेंट ऑफ फ्रेंच जो है, ये इसके अंदर लास्ट टॉपिक रहेगा। एडवेंट के अंदर मतलब अराइवल्स के अंदर उनका फ्रेंच जो एक्सक्यूज मी मैम। वो भारत में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ फ्रेंच, मतलब कि जो फ्रेंच लोग हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने क्या क्या किया, फ्रेंच इंडिया में उन्होंने क्या क्या स्टार्ट करा। और फ्रेंच से देखो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो यूरोपियन से आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वही यहाँ पर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो है फ्रेंच रूल, यहाँ पे स्टार्ट होता है, फ्रेंच के जो पर्सन है वो यहाँ पे आते हैं। और लास्ट थे और फर्स्ट ये थे जाने वाले। लास्ट कौन थे आने वाले यहाँ पर, वो थे फ्रेंच, मतलब इसके बाद कोई यूरोपियंस नहीं आएंगे। और सबसे पहले जो जाते हैं भारत से, सबसे पहले चले जाते हैं भारत छोड़ करके, वो भी यहाँ पर फ्रेंच ही थे। ठीक है, तो जो हमारी पावर्स हैं ये वाली दोनों, ये इसमें से लास्ट पावर है फ्रेंच की। इनको आपको देखना है कि फ्रेंच वगैरह कहाँ कहाँ पे गए थे और इनकी सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पे हुई थी। यही इस एग्जाम में आता है कि इनकी जो है सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पे हुई थी। तो इनके जो एनक्लेव्स थे बेसिकली, वो कुछ कुछ रीजन में थे जहां जहां पे ये लोग अपना रहते थे। तो बेसिकली इन फ्रेंच के 5 पोजेशन थे। ठीक है, 5 एरियाज में सबसे ज्यादा इनका कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है, कौन कौन से एरिया थे, एक तो था, लिख लो भाई, पौंडीचेरी, कराईकल, यनौन, ये तीनों एरियाज आपके आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ये 3 जगह थी इनकी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। एक था इनका माहे। माहे कहाँ पे है, ये है आपका मालाबार कोस्ट पे। एंड एक लास्ट जगह इनकी हुआ करती थी, वो थी चंदर नगर, जो कि बंगाल में था। तो ये 5 पोजेशन इनके हुआ करते थे कि जो फ्रांस के खुद के, मतलब जहां पे इन्होंने पोजेशन अपने स्टार्ट किए थे। ठीक है, फ्रांस के पोजेशन थे ये वाले। और इसमें इन्होंने फ्रांस का जो पूरा सीक्वेंस था, फ्रांस को इन्होंने किस तरीके से अंडर करना है अपने, फ्रांस में मतलब इंडिया को कैसे कैसे इन्होंने अंडर करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर थी। तो सबसे पहले तो ये थे, आपको याद रखने, ये था मेन, जो मेन रीजन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये और भी है, मेन ये वाले हैं जो यहाँ पे जो ये अपनी इन्होंने फैक्ट्रीज वगैरह लगाई थी। फिर इन्होंने सूरत में भी फैक्ट्री लगाई थी, गुजरात के सूरत में भी इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, ये वो रीजन्स है आपको जो याद रखने। बाकी इनके कुछ गवर्नर्स के नाम वो नहीं आते, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, और इनके गवर्नर्स आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेन आपको पढ़ना है या जिससे हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं, वो है कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्नेटिक वॉर्स। तो यहां होता क्या है, जो इंग्लिश है और जो फ्रेंच है, ये दोनों अपनी अच्छी खासी यूरोपियन पावर्स हैं। होता क्या है कि इन लोगों ने आपस में वॉर्स लड़ने शुरू कर दिए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांस की जो कंपनी है, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी, इन लोगों ने आपस में वॉर लड़ने शुरू कर दिए, बिकॉज दो यूरोपियन पावर्स एक जगह पे नहीं रह सकती। तो दे स्टार्टेड फाइटिंग वॉर्स। और उन वॉर्स को जो है, उसके पीछे रीजन बहुत रहे थे, तो उन वॉर्स को जो हम कहते हैं ना, वो वॉर्स को हम कहते हैं कार्नेटिक वॉर्स। ये वॉर्स किसके लिए लड़े गए थे, ये वॉर लड़े गए थे फॉर द बेसिक पर्पस कि कौन ज्यादा पावरफुल है, ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल है या फ्रांस की कंपनी पावरफुल है। तो उस चीज के लिए जो है 3 वॉर्स होंगे, तीनों को पढ़ेंगे अभी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर।
कार्नेटिक क्या है? ये जगह का नाम है जहां पे ये वॉर लड़े गए थे, तो इसलिए ये कार्नेटिक वॉर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो इनको भी हम देखेंगे कार्नेटिक वॉर्स के बारे में। सबसे पहला फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है दोनों के बीच में, कौन से ईयर में होता है ये जरूर पता होना चाहिए, 1744 से 48। सेकंड का जो वॉर होता है वो 1749, इसी के बाद शुरू हो जाता है से 54 तक। थर्ड चलता है 1757 से 63 तक। तीन वॉर्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर एंड थर्ड वॉर। इन तीनों का आपको क्या याद होना चाहिए? इन तीनों का आपको ईयर्स याद होना चाहिए कि ये जो तीनों ईयर्स हैं, ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स के, वो कौन कौन से ईयर्स हैं जो यहाँ पर इनके लड़ाइयाँ हुई हैं। ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रीजन इंपॉर्टेंट है कि वाई दे फॉट, व्हाट वाज द रीजन कि इन्होंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो रीजन आपको मैं बता देती हूँ क्यों क्यों लड़ा इन्होंने, और उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन की गई। दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से वो यही आता है, कब लड़ा गया, किसके बीच में था, रीजन क्या था उसका, एंड एट लास्ट इसके बाद ट्रीटी कौन सी साइन की गई है, कि फाइनली ये वॉर्स लड़ने के बाद एक ट्रीटी ये वाली साइन कर दी गई, ठीक है, ऐसा आता है क्वेश्चन। तो देखो भाई इनके बारे में लिख लेते हैं हम, इन वॉर्स के बारे में, ये आप नोट कर लो यहाँ तक, और फिर एक छोटा सा हम बना लेते हैं ऐसे करके। फर्स्ट वॉर जो है उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था ऑस्ट्रिया सक्सेशन, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। जो ऑस्ट्रिया जगह है यूरोप के अंदर, उसको हासिल करने के लिए जो वॉर था, क्योंकि यूरोप और फ्रांस, स्पेन, वो सब लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया की सक्सेशन के लिए, तो उसका एक रिजल्ट, उसका एक आउटकम इंडिया में देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉर होता है, वॉर को डिटेल में नहीं पढ़ना, कौन सी किसके शिप पे अटैक होता है वो सब डिटेल में चाहे मत जाइएगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसके पीछे का रीजन है वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। दोनों के बीच में ऑस्ट्रियन सक्सेशन जो है, ऑस्ट्रिया को सक्सीड करने के लिए ये वॉर यहाँ पे लड़ा जाता है, एंड फाइनली जो यहाँ पे ट्रीटी साइन की जाती है आफ्टर दिस, ताकि हम लोग आपस में नेगोशिएशन कर रहे हैं, आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं, ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले। एक्स ला चैपले, ये यहाँ पर जो है ये ट्रीटी वहां पे साइन की जाती है यूरोप के अंदर, और फिर फाइनली जाकर के भारत में भी शांति बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट वॉर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया में लड़ाई चल रही थी, उसका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। तो ट्रीटी क्या साइन की गई, ला एक्स ला चैपल, जिसके अंदर क्या किया गया कि दोनों जो है Madras was given to the English. व्हाट, मैं Madras was given back to the English. हाँ, Am I right? मद्रास यहाँ पर रिस्टोर कर दिया गया था इंग्लिश के पास, और दोनों के बीच में शांति यहाँ पर पड़ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला यहाँ पे खत्म होता है वॉर। सेकंड जो है वॉर, सेकंड वॉर चाहे जो है एक्स ला चापले में, वहां पर तो ये वॉर एंड हो गया, ठीक है, उस एरिया में इस वॉर को चाहे फिर भी एंड कर दिया गया, बट स्टिल जो इंडिया है वहां पर इसको पूरी तरीके से एंड नहीं किया गया इंडिया के अंदर सेकंड कार्नेटिक वॉर में। तो यहाँ पर इंडिया में वो चीज हुई, और इंडिया के अंदर जो ये रीजन था इसके पीछे का, वो ये रीजन था कि जो यहाँ पे फ्रांस के गवर्नर थे, डुप्लेक्स थे, ठीक है, जो फ्रांस के यहाँ पे और गवर्नर्स थे, उन वो सुप्रीमेसी आपस में दिखा रहे थे बेसिकली, ठीक है, वो आपस में सुप्रीमेसी दिखा रहे थे, इसकी वजह से दूसरा यहाँ पर लड़ाई जो है वो लड़ी जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सेकेंड वॉर के बाद कोई स्पेसिफिक ट्रीटी नहीं साइन होती, बेसिकली बस एक ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन की जाती है। ट्रीटी का बेसिक मीनिंग होता है कि आपस में हम Agreement. एक समझौता कर रहे हैं,
ठीक है, कि आप शांत हम भी शांत, अब बात खत्म, ये आप ले लो हम ये ले रहे हैं, और अब हम बात को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट ट्रीटी थी फोजिया, फर्स्ट ट्रीटी जो है ला चैपल की, ये यूरोप में साइन की गई थी, जिसका इम्प्लीकेशन था कि भाई हम मद्रास आपको दे रहे हैं और टेरिटरीज नॉर्थ अमेरिका की दी जा रही है वापस, तो उस तरीके से साइन किया गया था इसको, ठीक है, उस वे में साइन किया गया था कि हम कुछ टेरिटरीज आपको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उसके बाद सेकंड जो थी, सेकंड भी यहाँ पर सुप्रीमेसी के चलते, मतलब एक सुप्रीम है दूसरा डाउन है, सुप्रीमेसी के चलते दूसरी वाली भी यहाँ पे कार्नेटिक वॉर चल रहा था। एंड फाइनली पौंडीचेरी जो ट्रीटी है वो यहाँ पे साइन की गई थी, मतलब पौंडीचेरी करके ट्रीटी साइन की गई थी, जिसको हम ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। मतलब बेसिकली उस जगह पे साइन की जाती तो उसका नाम ऐसे रख दिया जाता है कि वो ट्रीटी सो एंड सो ऐसे एग्जिस्ट करती है, तो वो आपको ऐसे याद रखना है। और कुछ टाइम बाद फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर भी हुआ था, वो भी आपको याद रखना है, क्यों हुआ था थर्ड कार्नेटिक वॉर, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, कब कब किसने किया, ये भी पढ़ना है। तो बस आपको याद रखना है थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो फिर से स्टार्ट हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पर 7 ईयर वॉर चल रहा था, ठीक है, 7 ईयर्स वॉर, ये मैं समझाती हूँ आपको। 7 ईयर्स का वॉर चल रहा था यूरोप के अंदर, ठीक है, और इसकी वजह से फाइनली जो इंग्लिश की जो फ्रांस की सेटलमेंट्स इंग्लिश के अंदर थी वो एंड हो जाती है, ठीक है, फ्रांस की सेटलमेंट्स इंग्लिश में यहाँ पे कुछ नहीं रह जाती, फ्रांस जो है उनको फाइनली यहाँ पर उनको एंड करके यहाँ से जाना पड़ता है, खत्म हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो सारे फ्रांस के जो भी सेटलमेंट्स थे सब आपस में ले लेते हैं, और फाइनली यहाँ पर ये जो बैटल होती है, यहाँ पर काफी बड़ी बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ वैंडीवॉश। ये काफी इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ वैंडीवॉश। ये वैंडीवॉश बैटल यहाँ पे लड़ी जाती है कब, 1760 में, ठीक है। तो ये बैटल के बाद फाइनली यहाँ पर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो हैं उसके अंडर एक पर्सन थे सर आयरे कूट, इनके चलते सर आयरे कूट, इनके चलते यहाँ पर फाइनली ही इज द हेड, ये यहाँ पे जीत जाते हैं किसको, फ्रांस की सेटलमेंट्स को, जो फ्रांस की सेटलमेंट थी चंदर नगर थी जो मैंने आपको लिखवाई थी, उन सेटलमेंट को ये जीत जाते हैं। और फिर यहाँ पे क्या, और बाहर भी ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की जाती है, तो वहां पर 7 ईयर का वॉर खत्म होता है, तो यहाँ पर भी शांति पड़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पर, और सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई ब्रिटिशर्स क्यों जीतते जा रहे थे, क्योंकि जो ट्रेड था ना ब्रिटिशर्स का वो ज्यादा था फ्रांस से, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ट्रेड करते थे वो 4 गुना ट्रेड करते थे फ्रेंच से, तो फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी हो गई थी ब्रिटिशर्स की, और वही फ्रांस की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसकी वजह से ये एक रीजन रहा कि उनको जो है ये हार का सामना करना पड़ा, या कह लो आपकी थोड़ा सा डाउन उनको यहाँ पे फील करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, ये लिख लेना। इंग्लिश के जो नेवल बेसिस थे वो भी बहुत ज्यादा थे, नेवल सुप्रीमेसी ज्यादा अच्छी थी इनके पास, और जो सर्विसमैन थे वो भी ज्यादा अच्छे थे, सब लोगों का मतलब बेसिकली ज्यादा बेटर था, इसलिए फ्रांस जो है उनको यहाँ से जाना पड़ गया। बैटल ऑफ वैंडीवॉश के बाद फाइनली यहाँ से फ्रांस को निकल के जाना पड़ गया, और ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पर और अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाए, राइट। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसमें याद रखनी है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछेंगे कि बैटल ऑफ वैंडीवॉश किसके बीच में हुई थी, तो आपको याद रखना है किन किन के बीच में हुई थी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो यूरोपियंस की पावर थी ना वो तो खत्म हो जाती है, बचते कौन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स विल बी दी सोल सुप्रीम पावर जो यहाँ पे रहेंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको इसके अंदर याद रखना है, ये इंफॉर्मेशन सारी। तो इस तरीके से
जो ब्रिटिशर्स हैं दे विल बी दी फाइनल हियर, वो ही यहाँ पर रहेंगे। अब हमें ये देखना है कि ब्रिटिशर्स कैसे अपने आप को बढ़ाते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे रह रहे हैं तो वो अपने आप को कैसे सुप्रीम बनाते जाते हैं, वो हमें इसके अंदर समझना है। उसके लिए आपको ये बैटल समझनी होगी जो यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। दो बैटल्स आपको इसमें पढ़नी है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सार। ये दो बैटल्स यहाँ पे डील करेंगी जो कि इंपॉर्टेंट है बैटल्स, ठीक है। ये बैटल्स आती हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट बनेंगे ब्रिटिशर्स का भारत के अंदर, वरना तो उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन ये जो बैटल्स है ये रिजल्ट करती है बेसिकली कि आप ब्रिटिशर्स यहाँ पर प्रॉपरली रह सकते हैं, मतलब एक ऐसी बैटल हो गई जहां पर ये जीत गए इनको। और सबसे ज्यादा इनका कंट्रोल कहाँ पे था, बंगाल के अंदर। मैंने आपको ये बताया था कि बंगाल को ही इनको क्यों कंट्रोल करना था, क्योंकि बंगाल रिचेस्ट प्रोविंस था उस एरिया का, और वहां पर मुगल एम्पायर पूरा क्या चल रहा था, मुगल एम्पायर इंडिया में चल रहा था, ठीक है। और फिर होता क्या है मुगल एम्पायर में, स्टोरी की फॉर्म में समझना है इसको। 1707 में जब मुगल एम्पायर का सबसे पावरफुल रूलर थे औरंगजेब, उनकी हो जाती है डेथ। अब औरंगजेब की डेथ हो गई तो जो मुगल एम्पायर है इसके बाद जितने भी मुगल्स आएंगे वो थोड़े वीक थे, ठीक है। डोमिनेंस के मामले में और बाकी चीजों के मामले में दे वर दी वीक मुगल्स। तो वीक अगर थे वो लोग तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर वीक है तो अगर एक पर्सन वीक होगा तो दूसरा पर्सन सुप्रीम बनता जाएगा, है ना। अगर एक पर्सन वीक होगा तो दूसरे पर्सन को उठने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही हुआ, जब यहाँ पर औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो यहाँ पर मुगल एम्पायर पड़ गया वीक। तो यहाँ पे जो लेटर मुगल्स आए, जो और उनके आगे लोग आए, राजा बने, वो उतने स्ट्रांग नहीं थे कि पूरा संभाल पाए। तो इसलिए ब्रिटिशर्स को यहाँ पर उठने का मौका मिल गया। एंड फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि किस जगह पे हमें जाना है, हमें बंगाल को कब्जा करना है। और बंगाल में उस वक्त किसका रूल हुआ करता था, नवाब्स का, क्योंकि मुगल जो है वो तो पूरे एक राजा है, वो तो पूरे ब्रिटिश पूरे मुगल इंडिया का राजा है। तो उन्होंने अपने अपॉइंट कर रखे थे नवाब। वो जो नवाब है, नवाब ऑफ बंगाल, वो सब लोग यहाँ पर लड़ रहे थे अभी, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो बैटल होती है प्लासी, ठीक है, कहाँ पे होती है, हुगली नदी के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, जो कि कहाँ पर है, ये है कैलकाटा के पास, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कैलकाटा के पास है। तो होता क्या है भाई, यहाँ पर इसमें हम देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर एक पर्सन होते हैं जिनका नाम है सिराज उद दौला, जो कि लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के। इसके बाद कोई नवाब जो है यहाँ पर नहीं आ पाए। सिराज उद दौला, ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के थे। उससे पहले बहुत से और लोग थे, ये थे मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, अली वर्दी खान। मेन दे लास्ट जिनके टाइम पीरियड में लड़ाई होती है वो है सिराज उद दौला, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेते, ठीक है। तो ये और इंडिपेंडेंट कोई नहीं रह पाता, इनको ब्रिटिशर के अंडर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट होती है और इंडिया यहाँ पर नवाब्स का रूल खत्म होने लगता है, ठीक है ना। तो सिराजुद्दौला यहाँ पर आते हैं और क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो अपने उन जो उनके किले बने हुए हैं उनकी क्या स्टार्ट करते हैं, फोर्टिफिकेशन, ठीक है। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन हम कहते हैं किलाबंदी, मतलब अपने किले को, अपने कंपनीज को पूरा किलाबंदी करते थे, उनके आसपास पूरा फोर्टिफाई करते थे उसको बचाने के लिए। अब आपके एरिया में, आपके घर के अंदर, आप एग्जांपल लो अपने घर का, आपके घर के अंदर आ करके कोई मेहमान, कोई गेस्ट आ करके आपके रूम पे कब्जा कर ले, रूम में कुछ भी शुरू कर दे, नया सामान कुछ लाना शुरू कर दे, कुछ आसपास दीवार पे कुछ करने लगे, कुछ भी करने लगे अपनी मर्जी से, आपसे बिना पूछे, घर आपका, संभाल आप रहे हो घर को, और वो पर्सन आकर के कुछ भी ऐसा काम कर रहा है आपके घर में, आपके रूम में आके, तो आप बोलोगे ना उसको, क्योंकि घर तो आपका है,
बोलोगे आप, वो अपने घर में कुछ भी करे, लेकिन घर आपका है तो आप बोलोगे उसको। सेम ऐसे ही सिराजुद्दौला का वो एरिया है बंगाल, क्योंकि सिराजुद्दौला वहां के नवाब है, तो एरिया किसका हुआ? सिराजुद्दौला का। उनसे बिना पूछे अगर कोई काम कर रहा है तो वो तो फिर नहीं होगा ना, वो तो गलत हो गया। तो ये जो इन्होंने फोर्टिफिकेशन करी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों ने अपनी फोर्टिफिकेशन बढ़ाई ताकि एक दूसरे पे अटैक करे तो भाई फिर हम लोग अपने आप को सेव कर सके, हम अपने आप को बचाने के लिए करें। तो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि आप हमारी परमिशन के बिना ये काम कैसे कर सकते हो, तो इमीडिएटली उसको स्टॉप किया जाए। ठीक है, ये जो है नवाब ने कह दिया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने उन कंस्ट्रक्शन को, फोर्टिफिकेशन को, कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए नहीं सुना, तब क्या किया नवाब ने, सिराजुद्दौला ने उस फोर्ट पर 3000 अपने आदमी भेज दिए। ठीक है, कसीम बाजार में हो रही थी ये फोर्टिफिकेशन, तो 3000 जो आदमी थे ना वो यहाँ पे उन्होंने भेज दिए ताकि पूरे फोर्ट की कंस्ट्रक्शन को रोका जा सके, और जो कसीम बाजार में फैक्ट्री है कोलकाता में उसको रोका जा सके, उसके लिए उन्होंने लोग भेज दिए वहां पर। अब लोग भेज दिए हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप तो होगा ना, 3000 लोग गए, कुछ ना कुछ बैटल तो होनी बनती है। तो 3000 लोग यहाँ पे गए थे, और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स हैं उनको वो 3000 लोग बंदी बना देते हैं। और फिर एक ट्रेजेडी होती है जिसका नाम है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से फेमस है। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको कहां पे रखा गया था? फोर्ट विलियम में। फोर्ट मतलब किला, और विलियम वहां के पर्सन का नाम है, वो फोर्ट विलियम में रखते हैं। कौन रखते हैं? जो नवाब के आदमी है वो ब्रिटिशर्स को बंदी बना के रखते हैं। ठीक है, याद रखना, ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे हैं कुछ, यहाँ पे नवाब के आदमी ब्रिटिशर्स को बंदी बना के रख रहे हैं। कहाँ पे? एक बहुत छोटे से डंगन में। डंगन क्या होता है? एक बहुत छोटा सा एरिया, बहुत छोटा, जहां पे बहुत कम लोग आ सकते हैं, लेकिन वहां 146 लोगों को इकट्ठा बंदी बना के रखा गया। तो 146 लोग, जहां पे पानी नहीं है, जहां पे हवा नहीं आ रही है, सफोकेशन बहुत पूरा, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? डेथ ही होगी, राइट? तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे हो जाती है बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स की डेथ। और जब वो डंगन के दरवाजे खुलते हैं, ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैक होल, समझ रहे हो, जहाँ पे हवा नहीं है, पानी नहीं है, रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैक होल बना हुआ है। तो वो ब्लैक होल जब खुलता है, जब वो डंगन खुलता है, तब 146 में से सिर्फ 23 लोग जिंदा वापस आते, बाकी सब की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स के जो और ऑफिशियल्स है वो और भड़क जाते हैं इस बात को लेकर के। तो क्या होता है, वो सिराजुद्दौला के खिलाफ ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला उसके खिलाफ इस बात में शुरू हो जाते हैं। और ऐसा कहना है कई हिस्टोरियंस का, जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको नहीं पता था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को किस कंडीशन में रखा गया है, उसको सिर्फ उनको रखा गया, उनको ये नहीं पता था कि कैसे रखा गया, कैसी कंडीशन में रखा गया। तो इसे हम कहते हैं ब्लैक होल मैसेकर, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, जहां पे इनको रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने बदला लेने की ठानी। तो उन लोगों ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के अपने आदमी थे ना, मीर जाफर, मानिक चंद, ओमी चंद, राय दुर्लभ, इनको उनके खिलाफ कर दिया। ठीक है, तो मीर जाफर गद्दार निकला। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या लालच दिया कि आप आ जाओ हमारी साइड, और मैं और आप मिलकर के सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, और अगले नवाब आप बन जाना। ठीक है, मीर जाफर आ गया इनकी बातों में। ठीक है, मीर जाफर जो है पूरी इनकी बात मान ली, और फिर यहाँ पे क्या हो जाती है, एक बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है
और इसको हम क्या कहते हैं, इस बैटल को बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना। यहाँ पे ये बैटल ऑफ प्लासी फाइनली यहाँ पे हो जाती है। मीर जाफर को ऑफर दिया गया कि भाई आप हमारे साथ मिल जाओ तो आपको हम नवाब बना देंगे, तो मान गए वो। और 23 जून 1757 को ये लड़ाई पूरी तरीके से होती है, दिन के अंदर ये शुरू हो जाता है, जिसके अंदर इतने सारे सोल्जर्स होते हैं, इतनी सारी आर्मी होती है, और वो सब लोग यहाँ पर शुरू कर देते हैं लड़ाई करना। और यहाँ पे कौन कौन लड़ रहा है, यहाँ पर लड़ रहे हैं, किस किस के बीच में हो रही है, सिराज के साथ मीर जाफर है, मानिक चंद है, राय दुर्लभ है, मोहनलाल है, एंड इंग्लिश वर्सेस इंग्लिश। और इंग्लिश की तरफ से इसको कौन लड़ रहा है, मेन पर्सन कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव इज द मेन पर्सन जो यहाँ पर आके लड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर सिराज के साथ में और कौन लड़ रहा है, फ्रेंच, मतलब साथ में सिराज और फ्रेंच साथ में, क्योंकि फ्रेंच के भी तो दुश्मन इंग्लिश ही है। तो सिराज को तो मौका मिल गया ना कि भाई दुश्मन के दुश्मन मेरे दोस्त, तो ऐसे करके इनको लड़ा लो, आपस में कर लो। तो ये यहाँ पर था भाई, याद रखना इस तरीके से ऐसा हुआ था। और इस पूरी लड़ाई में जो ये मीर मदन है, इनकी तो हो गई थी डेथ, 3 घंटे में ही इनकी तो हो गई थी डेथ। तो यहाँ पर फाइनली जो है ये लड़ाई जो है बहुत बड़े लेवल पे लड़ी जाती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो इस पूरे के बाद यहाँ पर प्लासी के बाद फ्रेंच तो हार गए, फ्रांस तो पूरा ही तरीके से हार चुके हैं, और साथ ही में सिराज भी हार गए, क्योंकि यहाँ पर जो मीर जाफर है वो तो साथ उनका दे रहे, मीर जाफर है सिराज की साइड से, पर लड़ किसके लिए रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव के लिए। तो फिर इस तरीके से पूरी बैटल ये वाली सॉल्व होती है, खत्म होती है, और फाइनली फिर जीत जाते हैं कौन, ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल एंड फाइनली मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, राइट। सो यू हैव टू लर्न दिस, ये पूरी स्टोरी आपको क्लियर होनी चाहिए। मीर जाफर कमांडर इन चीफ था, इसीलिए ज्यादा धोखा मिला। हाँ, कमांडिंग चीफ था, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, वो जीत गई। अब मीर जाफर को बिठा दिया, तो मीर जाफर तो क्या हो गया, पपेट की तरह काम करेंगे अब, ठीक है, पपेट की तरह, पपेट है ना, पपेट रूलर बन जाएंगे। ब्रिटिशर्स को राइट दे दिया कि भैया फ्री ट्रेड करो, पूरे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में फ्री ट्रेड करो, और वॉर का कंपनसेशन भी देना, 1.77 करोड़ वॉर का कंपनसेशन मिलता है। ब्रिटिशर को जमींदारी मिल जाती है 24 पारंगनास की। पारंगनास इज बेसिकली द डिस्ट्रिक्ट्स, आज के समय के डिस्ट्रिक्ट्स, 24 डिस्ट्रिक्ट्स की उनको जमींदारी में मिल जाती है। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी एक बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे लड़ी जाती है। आप देख सकते हो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से, ठीक है, तो उस तरीके से जो है ये मीर जाफर उनकी साइड में चले जाते हैं, पपेट रूलर बन जाते हैं, और फिर फाइनली ब्रिटिशर एम्पायर यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। बंगाल को चूज करने के बाद ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, ये स्टोरी थी। और फिर यहाँ पे क्या हुआ आपको बताया मैंने, मीर जाफर ने हेल्प की ब्रिटिशर्स की, बन गए, तो ब्रिटिशर ने उनको पपेट रूलर यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब पपेट रूलर की तरह यूज करोगे तो एक बंदा इरिटेट हो ही जाएगा एक बार को आके आपसे, आप नवाब हो लेकिन पावर आपके हाथ में कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो नवाब होने के बाद आपके हाथ में पावर नहीं है, तो क्या होगा, मीर जाफर इस बात से बहुत हो गए परेशान। इस बात से परेशान होकर के उन्होंने क्या हेल्प ली कि भाई फ्रेंच तो हार चुके हैं, उनसे तो हमें बात नहीं करनी, डच की हेल्प लेते हैं, डच की हेल्प लेते हैं। बट क्या होता है, डच खुद ऑलरेडी ब्रिटिशर से हार चुके होते हैं। तो जब ब्रिटिशर को पता लगता है कि मीर जाफर हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, मीर जाफर को उनके सन इन लॉ मीर कासिम को ले आते हैं, ठीक है भाई, मीर कासिम अब यहाँ पर बन जाते हैं। मैं दोबारा आपको स्टोरी समझा देती हूँ, किसी को अगर थोड़ा सा डाउट है तो देखो भाई, पहले है सिराज, सिराज कौन है, नवाब ऑफ बंगाल, और ये लड़ रहे हैं लड़ाई यहाँ पर, ठीक है, कौन सी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी,
1757 में। और इस बैटल के अंदर होता क्या है, सिराज वर्सेस डिफीट है, ब्रिटिश वर्सेस ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स क्या है, जीत गए। किसको बिठा दिया, मीर जाफर मीर जाफर न्यू बंगाल के नवाब। नवाब। हो गई ये इरिटेट, मीर जाफर परेशान हो गए क्योंकि पपेट रूलर बना के रखा है। तो अब जब मीर जाफर इनके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो ब्रिटिशर इनको भी हटाते हैं और किसको बना देते हैं, इनके सन इन लॉ मीर कासिम को एज अ पपेट रूलर। मीर कासिम, यस, मीर कासिम एज अ पपेट रूलर। तो लेकिन मीर जाफर ने इनको बहुत गिफ्ट दिया था, वो 2400 हाँ परवाना जो जिसमें दादा भाई ने आज भी दी जाती है मीर जाफर की। थोड़ी दी। तो अब यहाँ पर मीर कासिम जो है वो क्या बन गए हैं, मेन हेड बन गए हैं, ठीक है, नवाब बन गए। ये अब न्यू आ गए हैं नवाब। अब कासिम भी सेम सिचुएशन से जूझेंगे, ऐसा तो है नहीं कि इनको पपेट रूलर नहीं बनाएंगे, सेम सिचुएशन इनके साथ भी आने वाली है। तो एक बार को आके ये भी परेशान हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर मीर कासिम अब किसकी मदद लेने वाले हैं, जो मेन मुगल के रूलर हैं और अवध के नवाब, क्योंकि जब ये इनके खिलाफ बोलते हैं, बैटल लड़ते हैं, सिराजुद्दीन, तो इनको तो भगा देते हैं यहाँ से। जब मीर कासिम अपनी बैटल लड़नी शुरू करते हैं तो इनको भगा दिया जाता है यहाँ से। तो ये भाग के कहाँ पहुंचते हैं, नव अवा जो अवध के अवध उनके पास पहुंचते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे भाई, जाउद्दौला, ये थे भाई यहाँ पे मीर कासिम किसके साथ जाते हैं, नवाब ऑफ अवध। ये शुजा उद्दौला है, सिराज नहीं है। सिराज उद्दौला तो ये शुजा उद्दौला है। तो शुजा उद्दौला के पास जाते हैं और उस समय के जो मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड, ठीक है, कि भाई आप मेरी मदद करो, मुझे बंगाल हासिल करना है वापस। तो इस चीज के लिए क्या होता है, ब्रिटिशर भी इनको मीर कासिम को भगा देते हैं, तो ये पहुंच जाते हैं इन लोगों के पास मदद लेने के लिए। तो फिर यहाँ पे एक नई बैटल स्टार्ट होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सार। आप इस देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से पर्सन लड़ रहे हैं। आप इस पिक्चर को देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पर्सन लड़ रहे हैं हेक्टर मुनरो, ठीक है, भी है बट हेक्टर मुनरो इज द हेड। साथ में कौन है, मीर कासिम और उनकी कंबाइंड फोर्सेस। कंबाइंड फोर्सेस कौन कौन है, शुजा उद्दौला एंड शाह सेकंड, यस मैम, राइट। ये ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं और वो बैटल कहलाती है बैटल ऑफ बक्सार, जो कि 1764 में लड़ी जाती है। 65 नहीं है, 64 है। 1764 में ये बैटल पे लड़ी जाती है, राइट। इस तरीके से आपकी दूसरी बैटल यहाँ पे स्टार्ट होती है। किस किस के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दीज पर्सन्स। बक्सार बेसिकली कहाँ पर है, ये बिहार जो है गंगा के किनारे वहां पे एक जगह है, पटना के पास पड़ती है, ठीक है, बक्सार वहां पे। और प्लासी कहाँ था, वो हुगली नदी के किनारे था, कैलकाटा के। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे लोग, वही ब्रिटिश की आर्मी लड़ती है, मुगल्स की आर्मी आती है, सब लोग आते हैं, ब्रिटिश, ठीक है। मैं आपको अगर बताऊं सोर्सेज के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि भाई इन लोगों की, अवध की, शाह आलम की, मीर कासिम की, इनकी पता है कितने लोग थे, 40,000 आदमी थे। और ब्रिटिशर के कितने थे, सिर्फ 10,000 आदमी। और ये 10,000 आदमी जीत जाते हैं 40,000 के ऊपर। ब्रिटिश की आर्मी बेसिकली उसमें गदर थे ना बहुत सारे। मैम बेसिकली एक तो इसके दो तीन रीजंस है, सो फार एज जो हिस्टोरियंस ने कहा है, सो फार एज द स्टेटमेंट ऑफ द हिस्टोरियंस इज कंसर्न्ड, वो कहते हैं मैम जो इनकी आर्मी थी वो डिसिप्लिन आर्मी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। इनका जो कोऑर्डिनेशन था ना आपस में, टैकल करना, स्किल्स का यूज करना, कोऑर्डिनेशन करना, डिसिप्लिन रखना, वो ब्रिटिशर का फार बेटर था विद फ्रॉम एज कंपेयर टू द अदर फोर्सेस। इनका ज्यादा बेटर था, ठीक है, कमांडिंग रखना। और बेसिकली यहाँ पर जो हमारे लोगों के बीच में जो ये मीर कासिम और ये सब लोग हैं, इनके बीच में क्या था, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जो कि सबसे बड़ा रीजन बना इनके प्रॉब्लम
प्रॉब्लम जो है वो रखने का। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप समझ ही गए हो, जब आप ब्रिटिश की यहाँ पर मुगल की आर्मी को हरा देते हो तो आपके पास कितनी ज्यादा पावर आ जाएगी। तो ब्रिटिशर्स जो है इस बैटल को जीत जाते हैं फाइनली, एंड फिर यहाँ पे एक इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की जाती है। ठीक है, फाइनली क्या करेंगे अब आपस में, इलाहाबाद की ट्रीटी को साइन करके कि हम लोग आपस में, अब एक ट्रीटी तो करनी पड़ती है, जब भी एक वॉर खत्म होता है तो यू हैव टू साइन अ ट्रीटी, ताकि आपस में हमें समझौता कर लिया कि चलो अब हमारी बात यहाँ पे खत्म हो गई है, सॉर्टेड हो गया सब कुछ उस तरीके से। तो वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की जाती है किस किस के बीच में, शाह आलम, सुजा-उद-दौला, रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव, उन सब के बीच में। ठीक है, अगस्त 1975 में इसको की जाती है। ठीक है, इस तरीके से इनको हम आपस में साइन करते हैं, ये पूरी ट्रीटी लिखी जाती है, साइन की जाती है, और यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिश का रूल। एक्चुअली में इस ट्रीटी के मैं ट्रीटी पूरी समझाती हूँ आपको कि इस ट्रीटी में एक्चुअली था क्या। इस ट्रीटी के हिसाब से शाह आलम ने, जो ये शाह आलम थे, उन्होंने जो दीवानी राइट्स किसको दे दिए, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यस, दीवानी राइट्स वर गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ व्हाट आर दीज दीवानी? दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ एम्परर। जो राजा है उसके बिहाफ पर अब टैक्सेस को कौन कलेक्ट करेगा, ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे। तो इससे आपको साफ नजर में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स का एक मोटिव था क्या, फाइनेंशियली अपने आप को पावरफुल बनाना। फाइनेंशियल लेवल पे वो आपको पावरफुल बनाना चाहते थे। उनको बेसिक किस चीज से मतलब था, सिर्फ फाइनेंस से। दे ओनली वांट इंटरेस्ट इन फाइनेंस, कि हमें अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, हमें अपना पैसा चाहिए।